नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए स्टॉक्स फॉर द वीक के वीडियो में। बट आज का जो वीडियो है ना, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि इसको आप इस तरीके से बोल सकते हो कि स्टॉक ऑफ द ईयर आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग ये चेक करेंगे कि लास्ट ईयर में, मतलब जनवरी 2025 से लेके अभी तक दिसंबर में, अभी ये ऑलमोस्ट वीक खत्म, मतलब ये दिसंबर मंथ भी खत्म हो गया है, सिर्फ 3 दिन बाकी है। तो हम लोग ये देखेंगे कि भाई लास्ट ईयर में कौन से सेक्टर है जो टॉप 5 सेक्टर है जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि भाई निफ्टी का जो रिटर्न है, स्मॉल कैप का जो रिटर्न है और जो हमारा मिड कैप का रिटर्न है, वो कुछ भी नहीं आया है लास्ट ईयर में कंपेयर टू सिल्वर और गोल्ड। अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर में सबसे ज़्यादा रिटर्न जो है सिल्वर ने दिया है, उसके बाद गोल्ड ने दिया है और अभी रिसेंटली कॉपर भी अच्छा चलने लगा है। तो हम लोग ये देखेंगे कि लास्ट ईयर में कौन से सेक्टर अच्छे थे और उसके अंदर कौन से स्टॉक है जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जिसको हम लोग आने वाले टाइम में देख सकते हैं। तो आज का ये वीडियो उस तरीके से रहने वाला है। तो देखो, अभी लास्ट वीक हम लोग ने देखा कि एक दिन तो मार्केट में छुट्टी थी और जितने भी दिन बाकी थे उतने कुछ खास थे नहीं। अगर हम लोग डायरेक्ट चार्ट पे ही जाते हैं और देखते हैं, समझते हैं सारी चीज़ें। अब देखो, यहाँ पे आप लोग जो निफ्टी का चार्ट देख रहे हो, ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम लोग ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो एक तरीके से मार्केट ऊपर तो गया था, बट वीक क्लोज होते होते एक रिजेक्शन आ गया है। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये मंडे हमारा मार्केट एक अच्छा गैप अप हुआ था, पर बाद में जो नेक्स्ट 3 दिन है उसमें मार्केट ने एक सेलिंग ही आप बोल सकते हो, इतनी भी ज़्यादा सेलिंग नहीं आई है, बट फिर भी मार्केट में सेलिंग प्रेशर था। और अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी कुछ खास नहीं था मूवमेंट। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, इनफैक्ट बैंक निफ्टी तो मंडे ऊपर खुल के फिर वापस नीचे गया, वापस ऊपर आया और बाद में लास्ट 4 दिन में यही बैंक निफ्टी में चल रहा था, तो कुछ खास मूवमेंट नहीं आ रहा था। बट अभी आज का वीडियो हमारा एक स्पेशल वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भाई चार्ट ऑफ द ईयर क्या हो सकता है और लास्ट ईयर किसने कितना रिटर्न दिया है। तो अब देखो, जैसे आप ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हो, ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी अगर हम लोग यहाँ पे देखें, सितंबर में हाई बना था, उस हिसाब से ये जो मार्केट है, अगर आप यहाँ से जनवरी से देखो तो निफ्टी में कुछ खास रिटर्न बना नहीं है। अगर हम लोग जनवरी मंथ के क्लोज से अगर यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न निफ्टी में बना है। अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत ज़्यादा बना होगा, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। बैंक निफ्टी का जनवरी ये है और बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 15% बना है। बट अगर आप स्मॉल कैप का चार्ट देखोगे तो ये मंथली टाइम फ्रेम पे स्मॉल कैप इंडेक्स है। एक बार आप वीकली टाइम फ्रेम भी देख लो। अगर आप स्मॉल कैप देखोगे तो वो खुद अपने ऑल टाइम हाई से अभी ऑलमोस्ट 12-13% दूर है। और अगर आप मंथली टाइम फ्रेम का स्मॉल कैप का चार्ट देखोगे तो ये जनवरी मंथ था और अगर हम लोग जनवरी मंथ के यहाँ से देखते हैं तो ऑलमोस्ट स्मॉल कैप में सिर्फ 4% का रिटर्न बना है। और ये निफ्टी 500 का चार्ट है। मैं सिर्फ आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसके बाद जो मैं दिखाने वाला हूँ ना, वो मेन चीज़ है, तो आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा वो कॉन्सेप्ट क्या है। निफ्टी 500 में भी कुछ खास रिटर्न नहीं बना है। तो देखो, अगर हम लोग लास्ट ईयर में सबसे परफॉर्मिंग असेट की बात करें तो वो एक ही है और वो अभी आप सबको पता है, वो है सिल्वर। अगर आप यहाँ पे देखोगे, सिल्वर का हम लोग जनवरी मंथ देखते हैं कहाँ पे था, और जनवरी मंथ से लेके अभी तक सिल्वर ने मतलब एक बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। देखो यहाँ पे जनवरी मंथ से अगर हम लोग देखें तो ये सिल्वर जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ऑलमोस्ट 156% चल चुका है। और अगर हम गोल्ड का चार्ट देखें तो गोल्ड में भी एक बहुत ही अच्छी मतलब आप बोल सकते हो कि गोल्ड भी अच्छा चला है, बट सिल्वर के कंपैरिजन में इतना ज़्यादा नहीं चला है। तो ये रहा गोल्ड का जनवरी मंथ में। और अगर हम यहाँ से लेके यहाँ पे देखें तो ये भी ऑलमोस्ट 80% रिटर्न दिया है। तो देखो, अ, अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमारा मार्केट आने वाले साल में परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। अगर यहाँ पे निफ्टी ब्रेकआउट करता है तो अगर हम रेंज कैलकुलेशन लगाते हैं तो अपसाइड में 30,800 का टारगेट आ रहा है। बट जब आप जस्ट अभी मेरी बात समझो, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जब हमारा मार्केट निफ्टी और सेंसेक्स ने परफॉर्म नहीं किया, ना बैंक निफ्टी ने कुछ खास परफॉर्म किया,
और स्मॉल कैप और मिड कैप और निफ्टी 500 की तो बात ही मत करो, उस उन्होंने तो कुछ परफॉर्म ही नहीं किया है। ऐसे टाइम पे अगर लास्ट ईयर में किसी सेक्टर ने परफॉर्म किया होगा, तो आप ये सोच के देखो कि वो सेक्टर में कितनी स्ट्रेंथ होगी, और आने वाले टाइम में वो सेक्टर जब मार्केट परफॉर्म करने लगेगा, तो शायद वो और आउट परफॉर्म कर सकता है। तो मैंने क्या किया, बहुत सिंपल चीज़ है। यहाँ पे मैं आप लोगों को सारे सेक्टर्स का ये दिखा देता हूँ। तो देखो, अगर आप देखोगे ना, तो टोटल 47 सेक्टर है। मैंने क्या किया, यहाँ पे डेट डाल दिया 1 जनवरी 2025 से लेके 26 जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, दिसंबर 2025। बेसिकली अभी मैं फ्राइडे को रात को ऑलमोस्ट 10:50 के आसपास पे वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी एक ट्रिप पे हूँ अपनी फैमिली के साथ। मेरा जो होम टाउन है, मेरा जो आप बोल सकते हो कि जहाँ हमारा जन्म, मतलब मेरे दादा दादाजी का जन्म हुआ है, वो जगह पे मैं जाने वाला हूँ, वो है हमारा कच्छ गुनेरी में। तो उसके वजह से मैं एक घूम रहा हूँ, और सैटरडे को ज़्यादातर ड्राइव में ही रहने वाला हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फ्राइडे रात को वीडियो बना दूँ, जिससे हमारा ये जो वीडियो है वो प्रॉपर टाइम पे जाए। खैर, तो ये जो 47 सेक्टर है, मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 जनवरी 2025 से लेके अभी तक की डेट डाल दी। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट करके देखेंगे कि कौन से सेक्टर ने ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है। तो देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो, मिड एंड स्मॉल कैप फाइनेंशियल सर्विसेज, पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, एक्स बैंक, निफ्टी मेटल और निफ्टी ऑटो। ये जो टॉप 5 सेक्टर है ना, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, 19%, 25%, 26%, 26% और 29%। अब अगर आप स्टॉक्स को देखोगे, तो ये जो मिड एंड स्मॉल कैप फाइनेंशियल सर्विसेज में जो स्टॉक है, और ये जो एक्स बैंक वाले हैं, फिन सर्विस एक्स बैंक वाले जो स्टॉक है, वो ऑलमोस्ट आप ऐसे बोल सकते हो कि 50-60% सेम है। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग ये सेक्टर के अंदर से स्टॉक ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये सेक्टर के अंदर कौन से स्टॉक है जो आउट परफॉर्मर थे। तो मैंने कुछ लिस्ट बनाई, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी मैंने मेटल में बहुत सारे स्टॉक्स को चेक किया, और उसमें मेरे पास कुछ लिस्ट बनी है, और जो मिड एंड स्मॉल कैप है और पीएसयू है, उसमें से मेरे पास लिस्ट बनी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को वो स्टॉक दिखा देता हूँ, और उसके बाद हम लोग समझते हैं कि आने वाले साल में ये स्टॉक ऑलरेडी आउट परफॉर्मर थे, अगर मार्केट ने आउट परफॉर्मेंस दिखाना चालू किया तो और आउट परफॉर्मिंग करेंगे। तो अभी देखो, इससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि लास्ट वीक में एफआईएस ने क्या किया था। तो भाई, पूरे लास्ट वीक में एफआईएस की सेलिंग थी। अगर हम लोग डॉलर इंडेक्स की बात करें, तो वो 98 के आसपास था। इंडिया विक्स भी ऑलमोस्ट 10 के आसपास, 9.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल की अगर हम लोग बात करें, तो ये ऑलमोस्ट $56 के आसपास आ गया है। यूएसडी आईएनआर जो है, वो 89.76 के पास है। तो अदर फैक्टर की हम लोग बात करें, तो लास्ट वीक में सिर्फ एफआईएस का जो सेलिंग नंबर है, वो हमारे लिए कंसर्न की बात है, बाकी कोई चीज़ में इतना बड़ा इशू नहीं था। तो अभी देखो, ये सारे जो हमने सेक्टर यहाँ पे देखे, टॉप 5 सेक्टर, ऑलमोस्ट 47 में से, तो मैंने सोचा कि मैं उसके अंदर से अच्छे स्टॉक्स लेता हूँ। तो अगर आप मिड एंड स्मॉल कैप सर्विसेज वाले में से देखोगे ना, तो एल&टी फाइनेंस था, एबी कैपिटल है, एमसीएक्स है, बीएससी है, और मुथूट फाइनेंस, छोला फाइनेंस, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो ऑलरेडी एक आउट परफॉर्मर है, और उन्होंने अपना मल्टी ईयर ब्रेकआउट देके बहुत अच्छा रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है। अब मैंने ऐसा सोचा कि कोई नए स्टॉक्स कौन से हो सकते हैं। तो देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे, अ, अगर मिड एंड स्मॉल में से मैं बात करूँ, मिड एंड स्मॉल कैप फाइनेंशियल सर्विस में से, तो एक आरबीएल बैंक है। अभी आप आरबीएल बैंक का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो। आरबीएल बैंक में एक 2019 से एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। 2020 से, जस्ट इमेजिन, कोविड का इसने हाई ब्रेक नहीं किया था। अभी रिसेंटली इसने कोविड का हाई ब्रेक किया था 3 महीने पहले, और अभी ये अपने ब्रेकआउट को वापस से रीटेस्ट कर रहा है। तो एक आरबीएल बैंक है जो आप ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद अगर हम मेटल में से बात करें, तो मेटल में से जो सबसे ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग स्टॉक लगा, वो लगा मुझे हिंदुस्तान कॉपर। अगर आप हिंदुस्तान कॉपर का ये जो चार्ट देख रहे हो, ये बेसिकली एनएससी में है। मैं एक बार बीएससी का लगाता हूँ, उसमें थोड़ा डेटा ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे देखो, हिंदुस्तान कॉपर में 2003 से लेके उसने 2007 और 8 तक एक टॉप बनाया था 650s के आसपास। उसके बाद अगेन 2010 में उसने हाई बनाया था 657 के आसपास। बट
इसको आप डबल टॉप नहीं बोल सकते, बट दोनों टॉप ऑलमोस्ट सेम थे। अब देखो यहाँ पे 2010 से जो इसका एक रेजिस्टेंस था वो ब्रेक नहीं कर रहा था, बट जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 26 दिसंबर को, अब तक ये जो स्टॉक है इसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक प्राइस एक्शन के साथ, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट दिया है। अगर आप ये प्राइस वाला कैंडल वॉल्यूम वाला कैंडल लगाते हो तो आपको यहाँ पे ये इजीली विजिबल रहेगा। अभी इसका जो ब्रेकआउट है ना बेसिकली ये हुआ है 410 से लेके 415 के आसपास। ये स्टॉक ऑलरेडी 475 के आसपास ट्रेड कर रहा है। थोड़ा अगर ये कंसोलिडेट करता है और एक अच्छी एंट्री हमें मिलती है, रिस्क कम वाली एंट्री, तो ज़्यादा बेटर होगा। अब ये स्टॉक का ये जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली 330, और अगर हम लोग एक बार वीकली चार्ट देखें तो यस 330 350 लेवल ब्रेक करेगा तो ये स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा। इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट इसका ऑल टाइम हाई है विच इज़ 658। तो मेटल में ये एक अच्छा था। उसके अलावा मैंने आपको 2 हफ्ते पहले हिंदुस्तान जिंक के बारे में बताया था। तो हिंदुस्तान जिंक का भी एक चार्ट अच्छा है, बट इसका जो ब्रेकआउट है वो 526 के आसपास हुआ है, ऑलरेडी ये 636 के पास आ गया है। तो अगेन यहाँ पे भी अगर ये थोड़ा कंसोलिडेट करे तो एक आपको अच्छी एंट्री मिल सकती है। उसके बाद मेटल में मुझे एक स्टॉक और अच्छा लगा, वो था वेदांता। अब वेदांता का जो ये चार्ट देख रहे हो ये भी मंथली है। अब देखो वेदांता ने तो अपने 2010 लेवल का ब्रेकआउट 2024 में किया था, विच वाज 494। बट ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक 526 527 का हाई मारने के बाद ये भी फेल हो गया था। बट अगेन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये मंथ में इसने भी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है। तो देखो जितने मैंने आपको मेटल के स्टॉक बताए, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक और वेदांता, ये स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत अच्छा भाग चुके हैं अपने ब्रेकआउट के बाद। तो अगर आपको इसमें एंट्री करनी होगी तो इसमें एक अच्छा कंसोलिडेशन बेस बने और फिर वो बेस का ब्रेकआउट हो तो आप वहाँ पे कंसोलिडेशन का जो लो है वो स्टॉप लॉस लगा के एक एंट्री कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस छोटा बन जाएगा। अदरवाइज अब ये स्टॉक थोड़ा अपने रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा ऊपर है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो सेक्टर है उसमें पीएसयू बैंक और ऑटो भी था। देखो फ्रैंकली आपको बताऊँ ना, ऑटो में ऑलरेडी बहुत अच्छी रैली चल चुकी है। मैंने आपको ऑटो के बारे में 2 साल पहले ही बताया था। उसमें एक अच्छी रैली ऑलरेडी हो चुकी है। तो ऑटो में से मैं कोई स्टॉक सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। बट हाँ, पीएसयू बैंक में एक स्टॉक है जो है कैनरा बैंक। अब आप देखो कैनरा बैंक में एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 2010 का, व्हिच इज़ एट 164, और एक रेजिस्टेंस है 2011 का, व्हिच इज़ एट 130। अब ये भी अगेन अपने रेजिस्टेंस से थोड़ा ऊपर है। तो अगर आप इसका वीकली टाइम फ्रेम देखोगे तो मैं जो आपको बोल रहा था कंसोलिडेशन यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। तो अगेन ये अपना प्रीवियस हाई अगर ब्रेकआउट करता है विच इज़ 155 156, तो आपको एक अच्छी एंट्री मिलेगी। और सबसे बड़ा ब्रेकआउट इसका तो 165 के ऊपर ही होने वाला है। तो वो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखना। तो ये थे वो सारे स्टॉक जो मुझे ऐसे लगते हैं कि 2026 में हम लोगों को ये स्टॉक और ये सेक्टर में ध्यान देना चाहिए। अभी यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर समझो कोई ऐसी ये सारे स्टॉक में से कोई ऐसी ख़राब न्यूज़ आ जाती है या कुछ गड़बड़ हो जाता है या कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाती है तो बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। तो आप वो चीज़ को ध्यान में रखना। और मैं आपको एक डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ कि यहाँ पे मैं आप लोगों को कोई भी स्टॉक में बाइंग सेलिंग या होल्ड करने का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को प्राइस एक्शन के हिसाब से और जो स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जिसका अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है, वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आता होगा। अभी देखो, मेटल स्टॉक्स में आप एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, जैसे ये हिंदुस्तान कॉपर है, हिंदुस्तान ज़िंक है, इवन वेदांता भी है। ये जो स्टॉक है ना, वो बड़े साइक्लिकल होते हैं। तो जब इनका साइकिल अच्छा होता है, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा रिटर्न देते हैं। बट इनका साइकिल बहुत सालों तक खराब भी हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे देखो 2010 में वेदांता ने हाई मारा था, जिसको ब्रेक करने के लिए 15 साल लग गया। इनफैक्ट अगर आप हिंदुस्तान ज़िंक भी देखोगे, और सबसे बड़ा एग्जांपल तो आप लोगों को हिंदुस्तान कॉपर देख के समझना चाहिए। अभी फ़िलहाल कॉपर जो है एज़ अ कमोडिटी उसमें एक अच्छी स्ट्रेंथ आ रही है।
तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इस वजह से ये सारे स्टॉक्स में अच्छा एक पुश मिल रहा है। तो ऐसे सारे कमोडिटी वाले साइक्लिकल स्टॉक में हमारा स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्टली हमें फॉलो करना चाहिए। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। अगर आप लोगों को हमारी एडवाइजरी सर्विस के बारे में और ज़्यादा जानना है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर लेना। और अगर आज आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मुझे बताइए कैसा लगा। और ये सारे स्टॉक और ये सारे सेक्टर में से आपको क्या लगता है कौन सा स्टॉक या सेक्टर चार्ट ऑफ द ईयर बनने वाला है 2026 का? ये नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और बस अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि मैं पूरी एफर्ट से आप लोगों के लिए, इवन ये मेरे लिए भी है कि मैं अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करना चाहता। वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों के लाइक और आप लोगों के कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूंगा ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।